एनर्जी, केमिकल काइनेटिक्स, फोर्थ यूनिट केमिस्ट्री के अंदर। एक्टिवेशन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इस वीडियो के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है और इसका हम किस तरीके से इससे हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी को पढ़ने से पहले हमें कोलिजन थ्योरी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि भी कोलिजन थ्योरी क्या है, और कोलिजन थ्योरी के बाद हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कोलिजन थ्योरी के बारे में अगर मैं आपको बताती हूँ तो क्या होता है केमिस्ट्री के अंदर कि जो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स है, जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तब फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट की। ठीक है, इतना आप सबको पता है कि भाई जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे तब किसकी फॉर्मेशन होगी, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। लेकिन हर एक रिएक्टेंट जब हर एक रिएक्टेंट रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है, लेकिन रिएक्ट करने से पहले वो रिएक्टेंट क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, कोलिजन होते हैं उनके बीच में। अब वो हर एक कोलिजन, ये कोई जरूरी नहीं होता कि भाई हर एक कोलिजन हुआ है तो वो क्या करे, आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करे। थोड़ा और ध्यान से समझते हैं इस चीज को कि अगर रिएक्शन हुई है, अगर रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो उनमें से अगर मान लो आपके 100 कोलिजन हुए हैं, अगर 100 कोलिजन हुए हैं तो उन 100 कोलिजन में से ऐसे 40 कोलिजन ही होंगे जिन्होंने आपको क्या दिया है, किस चीज की फॉर्मेशन की है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की है। अब इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर मान लो आपके पास क्या है, एक बॉल है और दूसरी बॉल आपकी, मान लो ये वाली बॉल बी है, ये वाली बॉल ए है। अगर ए वाली बॉल बी से टकरा रही है और बी वाली बॉल पे किसी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, वो बी वाली बॉल अपनी ही पोजीशन पे है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम ये बोलेंगे कि उनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं हुई, कोई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हुई, क्योंकि जो ए वाली बॉल थी उसकी स्पीड, उसका फोर्स बहुत कम था। ठीक है, स्पीड और फोर्स क्या थे, बहुत कम था, जिस वजह से किसी तरीके की प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होना जरूरी है जिससे वो किस में कन्वर्ट करे, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे या उसको उसकी पोजीशन से क्या करे, अलग करे, डिस्प्लेस करे। तो इसी तरीके से रिएक्टेंट के अंदर भी यही होता है कि रिएक्टेंट के अंदर कम से कम इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए कि जब अगर वो कोलाइड करे तो किस चीज की फॉर्मेशन हो, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो। यही क्या है, आपकी कोलिजन थ्योरी है। इसके अंदर थोड़ी और एनर्जीज आती है, एक्टिवेशन एनर्जी भी इसी के अंदर का टॉपिक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी। इनको हम एक ग्राफ से समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको ग्राफ समझाती हूँ किस तरीके से हम इस चीज को करते हैं। तो ग्राफ से भी पहले हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। हमने एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल कि हम चाय बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि हम क्या बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं। अब अगर हमें चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पानी के अंदर चाय पत्ती डालेंगे, चीनी डालेंगे, ठीक है। अब वो डालने से तो नहीं चाय बन जाएगी, नहीं बनेगी ना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको किस चीज की हीट हमें क्या करनी पड़ेगी, उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्या हीट हमें उसको क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। हीट अगर हम देंगे उसको तब जाके उसके अंदर एक अमाउंट ऑफ एनर्जी आएगा और वो क्या करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होएगा, आपकी चाय बनेगी। अब ऐसा भी नहीं होता कि आपने गैस पे रखा है आपका चाय वाला बर्तन और फिर आपने उसको हीट किया और जैसे ही आपने गैस ऑन की और वो एकदम से चाय में कन्वर्ट हो गया, ऐसा भी नहीं होता। क्या होता है कि अगर वो आप कर रहे हो गैस को ऑन, तो कुछ टाइम बाद वो उस एनर्जी को गेन करता है। एनर्जी गेन करने के बाद जब उसके पास इतनी एनर्जी हो जाती है, अपने अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद जब उसके अंदर इतनी एनर्जी हो जाती है कि वो उस एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे, प्रोडक्ट में, तब जाके वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू होता है। ठीक है, अब देखो इतना चीज हमने समझा। अब हमें पता है कि भाई कोई भी जिस भी पार्टिकल का या जिस भी मॉलिक्यूल का या जिस भी सब्सटेंस का मास है, अगर उसका मास है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर होगी। अगर हमने पानी लिया है, चाय पत्ती डाली है, तो पानी का भी कोई टेम्परेचर होगा, उसके अंदर भी कुछ पहले से एनर्जी प्रेजेंट है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है, लेकिन वो अमाउंट ऑफ एनर्जी इतनी नहीं है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, चाय में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक्सटर्नल एनर्जी,
हमें एक्सटर्नल हीट, एक्सटर्नल एनर्जी हमें क्या करनी पड़ती है, प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसी चीज को हम एक्टिवेशन एनर्जी को या कोलिजन थ्योरी के अंदर हम थोड़ा ग्राफ के हेल्प से समझते हैं कि किस तरीके से हम इस चीज को समझ सकते हैं। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्राफ बना रही हूँ, आप ध्यान देना, ठीक है। ग्राफ बनाया, ग्राफ में हम एक्स एक्सिस की तरफ हम क्या ले लेते हैं, रिएक्शन ले लेते हैं। इसको लिख सकते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं इस चीज को हम, और इस चीज को लिख सकते हैं इधर हम किस चीज के बारे में लेंगे, एनर्जी के बारे में। समझना, ध्यान से समझना इस टॉपिक को। यहाँ पे हमने रिएक्शन के प्रोग्रेस ली है कि रिएक्शन कहां से कहां तक जा रही है हमारी, और यहाँ पे हमने एनर्जी ली है। अब देखो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ओरिजिन पॉइंट पे अगर हम बात कर रहे हैं, तो मतलब वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, वो रिएक्टेंट ही है, अभी उन्होंने किसी तरीके की कोई रिएक्शन को शुरू नहीं किया, यहाँ पे है, ठीक है। अब हमने क्या बताया कि अगर रिएक्टेंट है, उसका मास है, तो उसके पास कुछ ना कुछ उसकी खुद की एनर्जी होगी कि नहीं होगी। तो हम मान लेते हैं कि जो रिएक्टेंट के पास उनकी खुद की एनर्जी है, इतनी है। हम इसको हम क्या मान लेते हैं कि उनके पास इतनी, उनके पास ऑलरेडी प्रेजेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है। इसको हम नाम दे देते हैं ER, ठीक है। रिएक्टेंट के अंदर अगर एनर्जी है तो इसको हमने नाम दे दिया ER। अब सपोज करो चाय को बनने के लिए, ठीक है, चाय को बनने के लिए इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमारे पास इतनी ही एनर्जी है, इससे ज्यादा एनर्जी है नहीं। हमें कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए। तो जितने अमाउंट ऑफ हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। जितनी एनर्जी हमें चाहिए टोटल जितनी हमें एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप देख लेना, इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। ये चीज समझ आई कि इसको हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब देखो कि रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी तो है, इतनी एनर्जी तो उसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। हमें उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाने के लिए उसको कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी। समझ रहे हो, हमें इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको किसमें कन्वर्ट करने के लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। और ये एनर्जी कहाँ से आएगी, जब हम उसको हीट करेंगे, जब हम एक्सटर्नली उसको एनर्जी को प्रोवाइड करेंगे। तो हम यहां से लेके हमें यहां तक की एनर्जी चाहिए, तो इसका ग्राफ किस तरीके से जाएगा, देख लेते। ये हमने यहां तक इसको क्या कर दी, एनर्जी दे दी। अब जो ये एनर्जी है, ये क्या कहलाएगी, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट विच एब्सॉर्ब बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाने के लिए उसने कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्सॉर्ब किया है, कितने मिनिमम अमाउंट ऑफ। अब ये जो एनर्जी उसने एब्सॉर्ब की है, ये जो उन्होंने एनर्जी को लिया है, ये एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा भी हो सकती है और इस जितनी भी हो सकती है। अगर इससे कम है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से अगर कम एनर्जी है, तो वो किसमें कन्वर्ट नहीं होगा, रिएक्टेंट के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर वो कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब सोचो, अब इस चीज को ध्यान से देखना कि आपने क्या किया है, एक्टिवेशन एनर्जी दी, ठीक है, आपने हीट दी, जिससे वो किसमें, उसकी एनर्जी किसके इक्वल हुई, थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हुई, और फिर उसने किसमें कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, प्रोडक्ट में। मान लो वो यहाँ पे जाके उसकी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई। अब जो ये ग्राफ है, इस ग्राफ पे कई तरीके से क्या हो सकता है, हम बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके रिएक्टेंट पे। अब ध्यान से देखना कि अगर हमने इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी दी है, और एनर्जी देने के बाद जब वो एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाती है, तो उसके बाद वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। मान लो वो यहाँ पे आके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इस चीज को समझ रहे हो कि वो यहाँ पे आके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब देखो, आपको यहाँ से फॉर्मूला भी हम निकाल के दिखाते हैं कि देखो एक्टिवेशन एनर्जी को हम किस तरीके से लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि ये जो ये वाली एनर्जी है किस तरीके से आएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस करेंगे हम जो कि इसकी रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो उसके पास स्टार्टिंग से ही एनर्जी है, ठीक है। इस तरीके से आपकी क्या आ जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी।
लेकिन अगर आप मान लो आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालनी है तो हम इसको प्लस कर देंगे, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी कैसे निकल जाएगी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, समझ लेना आप। थ्रेशोल्ड एनर्जी किस तरीके से आएगी, ई ए, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, ई आर, ये टोटल क्या होगी आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाएगी। समझ रहे हो चीज। अब देखो मैंने क्या बोला आपको कि उन्होंने एनर्जी को एब्सॉर्ब किया, फिर किसके बाद वो थ्रेशोल्ड एनर्जी की इक्वल होगी उनकी एनर्जी, फिर उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो रही है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रही है। सपोज करो कि उन्होंने कितनी एनर्जी को गेन किया, सपोज करो उन्होंने 60 जूल एनर्जी को क्या किया, गेन किया। 60 जूल एनर्जी को गेन करने के बाद यहाँ पे उन्होंने जब 30 जूल होने के बाद ही 30 जूल एनर्जी को रिलीज किया। अब क्या होता है, जब भी कोई रिएक्टेंट बनता है, रिएक्टेंट जब रिएक्ट करते हैं आपस में, जब प्रोडक्ट के फॉर्मेशन होते हैं तो हमेशा प्रोडक्ट के दौरान क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है। मान लो उन्होंने 30 जूल एनर्जी को क्या किया, रिलीज किया। अब ध्यान देना, यहाँ पे उन्होंने 60 जूल एनर्जी को एब्सॉर्ब किया था, लेकिन रिलीज करते टाइम उन्होंने 30 जूल को किया। मतलब यहाँ पे उन्होंने 30 जूल को एब्सॉर्ब कर लिया और 30 को रिलीज कर दिया। अब अगर कोई एनर्जी ले लेता है, एनर्जी को गेन कर लेता है, एब्सॉर्ब कर लेता है, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है वो, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल एच की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। डेल एच यहाँ पे क्या है, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। डेल एच क्या होता है, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। अब ऐसे ही ये ग्राफ किसके लिए आप बना सकते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बना सकते हो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ में क्या होगा, ध्यान से देखना इधर, मैं इधर बना देती हूँ। ये ऑलरेडी प्रेजेंट है एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास, ये उसको क्या चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए। यहाँ से वो एनर्जी को लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करता है वो, मान लो यहाँ पे जाके उसने किस चीज की फॉर्मेशन की, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की। किस चीज की फॉर्मेशन की, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की। अब ये तो क्या है आपका ई आर, ठीक है, ई आर। यहाँ पे किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है, प्रोडक्ट की। सपोज करो कि इसने 60 जूल ही एनर्जी को लिया था और रिलीज किया इसने 70 जूल को। कितनी एनर्जी को रिलीज किया, 70 जूल को एनर्जी को रिलीज किया। मतलब ये 10 जूल एनर्जी है वो अपने अंदर से रिलीज कर रहा है। इस चीज को समझ रहे हो, 10 जूल अपने अंदर से रिलीज कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो डेल एच की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। नेगेटिव मतलब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा यहाँ पे वो, क्योंकि अब देखो 70 जूल रिलीज कर रहा है। मतलब 70 जूल में से 60 जूल का वो दोबारा से यूज कर सकता है प्रोडक्ट को बनाने के लिए। 10 जूल एनर्जी को यहाँ पे वो रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। इस स्टेज के अंदर 10 जूल निकाल रहे हैं, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। समझ रहे हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जो ये ग्राफ जो हमने बनाए हैं, ये ग्राफ किसके लिए, इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए, जो ए से बी पे जा सकती है। ये किसके लिए, इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। सिमिलरली बी से ए के लिए भी ग्राफ हो सकते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए भी ग्राफ हम बना सकते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए भी ग्राफ बना सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अभी के लिए हमने क्या किया है, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है, बाहर से देनी पड़ती है किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए, ताकि वो किस चीज की फॉर्मेशन करते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करे। इस चीज को समझ में आया आपको, ध्यान दिया इस चीज पे। इसमें मैं थोड़ी सी चीज और आपको बताना चाहूंगी। सपोज नहीं करना, देखो अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्शन क्या होगी आपकी, जल्दी होगी। रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, जल्दी होगी। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो स्पीड ऑफ रिएक्शन, इधर लिख देती हूँ मैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगी, कम होगी। सपोज अब इस चीज को समझाती हूँ कैसे। देखो एक्टिवेशन एनर्जी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है। अगर हम किसी को मान लो चाय बनाने के लिए हमने बाहर से जो एनर्जी दी है, वो अगर हम कम दे रहे हैं, मतलब अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी रिक्वायरमेंट है और हमने एनर्जी कम दी है, मतलब उसके पास ऑलरेडी बहुत एनर्जी प्रेजेंट है, बस हमें थोड़ी सी एनर्जी देने की जरूरत है ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में।
तो उस हिसाब से अगर हम कम एनर्जी देंगे, कम टाइम लगेगा, कम एनर्जी दे रहे हैं तो रिएक्शन जल्दी होगी क्योंकि उसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। और अगर हमें ज्यादा एनर्जी देनी है तो टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम अगर ज्यादा लगेगा तो रिएक्शन की स्पीड भी तो क्या है, जितनी कम होगी ना वो स्पीड नहीं। अगर हमारा जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है, जो आगे प्रोडक्ट बनेगा, उसमें भी तो उतना ही टाइम लगेगा बनने में। समझ रहे हो जी? प्रोडक्ट जो बनेगा, प्रोडक्ट को बनने में भी तो उतना ही टाइम लगेगा। ये चीज समझ आ रही है? तो इस तरीके से हमने एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस किया है। इसका पार्ट 1 है। इसके बाद आगे हम एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में थोड़े से और क्वेश्चंस है आपके। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर, ये सारे क्वेश्चंस हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो अभी के लिए आपको ये चीज ध्यान देनी है, रिवीजन करना है इसका। और ये सारी चीजें आप किस में से पढ़ोगे? अभी नहीं, ये सारी चीजें आप अपने बुक में से रिवाइज करोगे। रिवाइज करने के बाद कुछ और चीजें हैं अभी बाकी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बाद क्या करेंगे इस टॉपिक